नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले डालते हैं एक नज़र कुछ तथ्य पर, जो फैक्ट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, देखिए पहला है 2025 में भारत की जनसंख्या 146 1.46 बिलियन। भारत की जो जनसंख्या है 1.46 बिलियन तक का अनुमान है। ये इस साल की बात हो रही है 2025 तक की, जो इसे दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना देगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट यानी यूएनएफपीए के अनुसार 2060 के दशक की शुरुआत में यह संख्या 1.7 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है और फिर धीरे धीरे घटने लगेगी। देखिए यूएनएफपीए के अकॉर्डिंग ये एक यूएनएफपीए जो है एक यूएन की बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, और उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या अभी क्या है 1.46 बिलियन, जो अभी किसी भी देश से सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और ये धीरे धीरे ये 2060 यानी 2060 तक ये बढ़कर कितना हो जाएगा 1.7 बिलियन। ठीक है, यानी 170 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा? यूएनएफपीए के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद ये रिपोर्ट ये भी कह रहा है कि 2060 के बाद ये जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या की बात हो रही है तो पूरा वर्ल्ड में यानी विश्व की जनसंख्या कितनी है टोटल? अभी तक आज तक की जनगणना के अनुसार 8 बिलियन है। ठीक है, यानी 800 करोड़। ठीक है, इस 800 करोड़ में अकेले का भागीदारी कौन है? इंडिया है। कितना कितना तो है ये 100 मतलब कि 146 करोड़, यानी कि 800 करोड़ में अकेले का भागीदारी इंडिया की कितनी है? 146 करोड़ की है। ठीक है, इंडिया की जो अभी जनसंख्या है 146 करोड़ है, 2060 तक कितनी हो जाएगी? 170 करोड़। ठीक है, तो ये अभी वर्तमान में इंडिया की सिचुएशन है। बाकी चलिए बात करते हैं जनसंख्या का। जब बात हो रहा है तो जनसंख्या पे भी बात करेंगे। हर 10 साल पे भारत की जनसंख्या की जनगणना होता है। ठीक है, अभी तक आज़ादी के बाद से अभी तक 7 हमारे जनगणना हो चुका है। ठीक है, लेकिन भारत की जनगणना की बात करेंगे तो अभी तक 15 तक, मतलब कि टोटल 15 जनगणना हो चुका है। टोटल भारत का 15 बार। ठीक है, इस बार जो होगा 16वीं बार होगा। कब होगा अब ये? इस बार जो जनगणना होगा जो 2021 में होने वाला था, लेकिन 2021 में हुआ नहीं। ठीक है, तो ये जनगणना अब जाके फाइनल हुआ है। ये कल का रिपोर्ट है, यानी 16 जून 2025 का ये रिपोर्ट है। ठीक है, कि जनगणना बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है भारत का। ठीक है, और वो जो जनगणना होगा हमारा भारत का, वो 2026 के अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 अक्टूबर को स्टार्ट होगा 2026 में। ये जो होगा ये पहला चरण होगा, यानी कि इस बार का जो जनगणना का जो प्रोसेस होगा वो 2 चरणों में होगा। पहला चरण में पहाड़ी भाग का होगा, यानी पहाड़ी मतलब कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये पहले चरण में इन 4 राज्यों का होगा। ठीक है, पहले चरण में इन 4 राज्यों का होगा, और कब होगा? 2026 के अक्टूबर में। बाकी जो राज्य हैं, बाकी के जो बचे हैं समतल में जो राज्य हो या फिर या यूटी कह लो, ठीक है, तो उनका होगा 1 फरवरी 2027। ठीक है, बाकी के बचा हुआ जितने भी राज्य हैं उनका जनगणना दूसरा चरण होगा। ठीक है, पहला चरण का जनगणना जो स्टार्ट होगा और यहाँ कब तक खत्म कर देना है? जनवरी के लास्ट तक खत्म कर देना है, और दूसरा चरण स्टार्ट होगा तब जाके ये जो प्लेन एरिया जिसको कहा जाता है, जो समतल है, समतल वाला जो एरिया है, समतल क्षेत्र,
ठीक है, बाकी के राज्य जो बचे हैं, इसके इन चारों के अलावा जो बचे हैं वहां पे जनगणना स्टार्ट होगा। ठीक है, बाकी के बचे हुए राज्य। ठीक है, तो ये है जनगणना से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। ठीक है ना, चलिए आगे अगला न्यूज। देखिए अगला न्यूज है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी गोलाबारी से क्षतिग्रस्त 2060 घरों के लिए सरकार 25 करोड़ रुपए देगी। गवर्नमेंट टू प्रोवाइड 25 करोड़ फॉर 2060 हाउसेस डैमेजेड बाय पाकिस्तानी सेलिंग इन बॉर्डर एरिया। अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में झड़प हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि जो बॉर्डर एरिया में जितने भी घर हैं काफ़ी नुकसान हुआ था। नुकसान क्या हुआ था, घर बचे नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके केंद्र सरकार ने एक निर्णय ये लिया कि उन घरों को काउंट करने के बाद वो कितने टोटल घर है, 2060। टोटल कितने घर है, 2060। तो उन घरों को क्या करेगा, ये फिर से बनवाने का काम करेगा। और उसके लिए इन्होंने केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपए का अनुदान उन घरों के लिए दे चुका है। ठीक है, 25 करोड़, यानी एक घर के पीछे कितना, 2,35,000। ठीक है, 2,35,000 एक घर के पीछे इन्होंने दे रखा है केंद्र सरकार ने। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ये कब हुआ था। देखिए ये सिंदूर ऑपरेशन आपने सुना होगा अभी, सिंदूर ऑपरेशन इंडिया वालों ने चलाया था, किसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ठीक है, तो इसमें सिंदूर ऑपरेशन में इंडिया वालों ने स्कल्प मिसाइल, ठीक है, स्कल्प मिसाइल यूज किया था इंडिया वालों ने, हैमर बम यूज किया था। ठीक है, हैमर बम यूज किया था, राफेल यूज किया था। ये सारी टर्म्स आप लोग याद रखना। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है ये, क्योंकि ये टर्म पूछ सकता है कि इंडिया सिंदूर ऑपरेशन में कौन कौन सा इंडिया वालों ने हथियार यूज किया था, तो राफेल, हैमर बम, स्कल्प बम। ठीक है, ये सारे कहाँ से लिया गया था, ये सारी चीजें फ्रांस से, ठीक है, चलिए आगे। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश होलंबी कला में भारत के पहले ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क की मेजबानी करेगा। भारत के पहले ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क की मेजबानी करेगा, जिसका लक्ष्य सालाना 51,000 टन ई कचरे को संसाधित करना है। सालाना कितना, 51,000 टन ई कचरे। देखिए यहाँ टर्म आ रहा है ई कचरा, यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे ई वेस्ट। ठीक है, ई वेस्ट बोले तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वो वेस्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक से चलता है, लाइक एसी हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, जितने भी जो खराब होने के बाद हम लोग इधर उधर फेंक देते हैं, उसी को मैनेजमेंट करने के लिए ये जो है क्या कहते हैं, ये ई कचरे को मैनेजमेंट करने के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे, एक क्या क्या होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सबमिट हो रहा है। ठीक है ना, सम्मेलन कह लो। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, तो ये हमारे कहाँ हो रहा है, दिल्ली में, दिल्ली के राज्य में हो रहा है। ठीक है ना, ये पहला है, भारत के पहले ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क की मेजबानी कौन करेगा, दिल्ली। ठीक है, जिसका लक्ष्य क्या है, 51,000 टन जो इधर उधर फेंक दिया जाता है कचरे में, इसको क्या किया जाएगा, इसमें इसमें ये डिसाइड किया गया है कि या तो उसको रिसाइकिल करके फिर से बेच दिया जाए, या तो फिर इसको कचरे के भाव से इसको क्या किया जाए, डिमोलाइज कर दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है,
तमहीनी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तमहीनी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, देखिए तमहीनी वन्यजीव अभयारण्य ये हमारा महाराष्ट्र में है। ठीक है, और महाराष्ट्र के कहाँ है? पुणे में। ठीक है, पुणे में। अब पुणे से याद आ रहा है, आप लोगों को बताया था मैं, पुणे में आर्मी डे परेड हुआ था। आर्मी डे परेड, वो भी क्या होता? पहली बार महाराष्ट्र में आर्मी डे परेड हुआ था। वो कहाँ हुआ था? पुणे में। ठीक है, आर्मी डे कब आता है? 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी आर्मी डे जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। एयरफोर्स डे 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को। ठीक है, नेवी डे 8 अक्टूबर को। आप लोग बस याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। अब बात करेंगे, आप लोगों ने देखा होगा बाजीराव मस्ताना मूवी, बाजीराव मस्तानी। ठीक है, उसमें एक जगह का चर्चा हुआ है, शनिवार वाड़ा। ठीक है, शनिवार वाड़ा ये काफी चर्चा में था। ये देखेंगे आप लोग, बाजीराव मस्तानी मूवी में दिखाया गया है। ये भी कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के पुणे में है। ठीक है, ये भी काफी चर्चा में रहता है। ठीक है ना। चलिए, इस क्वेश्चन में इतना ही। आगे भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त कौन बनी है? सहायक उपायुक्त कौन बनी है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा मनीषा पांडेय। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये मनीषा पांडेय है। ठीक है, ये एयरफोर्स से है, एयरफोर्स से है। ठीक है, कुछ दिन पहले आप लोग को बताया था मैं, राष्ट्रपति का एडीसी, राष्ट्रपति का एडीसी। ठीक है, एडीसी क्या होता है? देखिए, राष्ट्रपति के पास टोटल एडीसी 5 होते हैं। ठीक है, अब इन 5 में से तीनों सेना से लाया जाता है। ठीक है, आर्मी से 3, एयरफोर्स से 1 और नेवी से 1। ठीक है, टोटल हो गए 5। तो अभी नया एडीसी नियुक्त किया गया एक लड़की को, लेडीज को। ठीक है, वो कहाँ से है? नेवी से है। कौन है वो? यशस्वी सोलंकी। ठीक है, यशस्वी सोलंकी जो है, 3 दिन पहले मैं बताया था आप लोगों को, यशस्वी सोलंकी जो है राष्ट्रपति के नया एडीसी नियुक्त किया गया है। एडीसी का काम क्या होता है? एडीसी का काम ये होता है कि वो हमेशा राष्ट्रपति के साथ रहेंगे। कहीं भी इवेंट होगा तो इवेंट में क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ उन्हीं को डिसाइड करना होता है। कहाँ कहाँ मतलब कहाँ का प्रोग्राम है, सब एडीसी डिसाइड करते हैं, राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में बस इतना ही। आगे कुछ दिन पहले आप लोगों को कुछ बताया था मैं, कुछ दिन पहले कुछ नाम बताया था जो क्या कहते हैं, ऑलरेडी नया नियुक्ति है, कह लीजिए हमारे गवर्नमेंट बॉडी में। बताया था आप लोगों को, पूनम गुप्ता, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, इनको आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया है, डेप्यूटी गवर्नर। ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर। एक है तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे। ये कौन है? तुहिन कांत पांडे तुहिन कांत पांडे कौन है? वो जानता है? सेबी का चेयरमैन। ठीक है, सेबी का
चेयरमैन। तो हिनकांत पांडे जो है सेबी का चेयरमैन है। टी रविशंकर, टी रविशंकर ये वित्त आयोग के सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य घोषित किया गया था इनको, वित्त आयोग का सदस्य। वित्त आयोग के सदस्य है ये, लेकिन वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। ये बता दिया मैं, आप लोग पढ़ोगे, पीछे पलट के देखोगे आप लोग तो पता चल जाएगा आप लोग, पनगड़िया। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। ठीक है। और कुछ बताया था आप लोगों को? सीजीआई बताया था, यूपीएससी बताया था। सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई, बी.आर. गवई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है? बी.आर. गवई। ठीक है। यूपीएससी का चेयरमैन, यूपीएससी का चेयरमैन कौन है? हाँ, अमित कुमार। यूपीएससी के चेयरमैन। देख लेना आप लोग एक बार, अजय कुमार। ठीक है, नॉट अमित, अजय कुमार है, बदले हुए अभी जस्ट। ठीक है ना, इसमें और कुछ बचा नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निकोलस पुरन किस खेल से जुड़े हैं? उन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। निकोलस पुरन इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स अनाउंस्ड रिटायरमेंट रिसेंटली। ठीक है, तो देखिए निकोलस पुरन जो है वेस्ट इंडीज का एक क्रिकेटर है, बहुत अच्छे खेलते हैं ये, बहुत अच्छा प्लेयर है। ये हाल ही में तीनों फॉर्मेट से यानी T20, ठीक है, T20, वनडे, टेस्ट, किसका? क्रिकेट का। ठीक है ना, ये तीनों फॉर्मेट से क्या किया इन्होंने? संन्यास ले लिया है, संन्यास ले लिया है। कौन? निकोलस पुरन। कट दो। तो निकोलस पुरन जो है एक वेस्ट इंडीज के प्लेयर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, और वेस्ट इंडीज की तरफ से ये सबसे ज़्यादा T20 खेलने वाले मात्र एक प्लेयर है, और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला भी अच्छा प्लेयर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला वेस्ट इंडीज का, मतलब T20 की बात कर रहा हूँ मैं, T20 में सबसे ज़्यादा रन इन्हीं के नाम है। ठीक है, T20 में मोस्ट रन ऑफ T20, मोस्ट T20 में सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा रन। ठीक है, T20 मैच सबसे ज़्यादा खेलने वाला, सबसे ज़्यादा खेलने वाला कौन है? निकोलस पुरन खेलने वाला। अब क्या है? खेलने वाला मात्र एक प्लेयर, क्या है? इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, T20, वनडे और टेस्ट, तीनों फॉर्मेट से, मतलब इंटरनेशनल से ही संन्यास ले लिया इन्होंने। ठीक है, अब बात क्रिकेट की हो रही है, तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं आईसीसी। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, देखिए बात करेंगे इसका हेड क्वार्टर का। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है, पहले जो था, बात करते पहले का, पहले लंदन में था, लंदन में। ठीक है, अभी वर्तमान में कहाँ है? दुबई में।
ठीक है, कहाँ है? दुबई में। क्वेश्चन आ सकता है कि जब आईसीसी स्टार्ट हुआ था पहले, तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ था? ठीक है, लंदन होगा। अभी कहाँ है? वर्तमान में कहाँ है? दुबई में। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष है जैसा जैसा अमित शाह के बेटे। ठीक है, हमारे गृह मंत्री के बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका आईसीसी का। तो आईसीसी ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी कौन है? जैसा। जैसा कहने का मतलब ये है कि जैसा जो है सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं किसका? आईसीसी का। ठीक है, अब बात करेंगे बीसीसीआई का। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है बीसीसीआई का। ठीक है, अब देखिए बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, कहाँ है? मुंबई में। इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष जो है रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी। ठीक है, रोजर बिन्नी। सचिव कौन है इसका? सचिव देवजीत सैकिया। देवजीत सैकिया। सैकिया। ठीक है, देवजीत सैकिया। देवजीत सैकिया। ठीक है, देख लेना आप लोग एक बार। अब बात करेंगे आईपीएल का। अब आईपीएल कौन कंडक्ट कराता है? आईपीएल आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, कौन कंडक्ट कराता है? बाय बीसीसीआई। सबसे पहले कब हुआ था ये? 2008 में। सबसे पहले 2008 में। ठीक है, इस बार जो हुआ था 2025 में, ये 18वां संस्करण था। ठीक है, और कौन जीता था? विनर कौन था? विनर आरसीबी। ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु इसका विनर था, और वो विजेता इसका पंजाब की टीम थी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में इतना ही। आगे इसका आंसर आप लोगों को पता है क्रिकेट से। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है क्रिकेट। ये है निकोलस पूरन। ठीक है, इन्होंने संन्यास लिया है। आगे किस क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा एम एस धोनी। इनको तो सब जानता है, एम एस धोनी चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छे प्लेयर है। काफ़ी शांत और भावुक होकर खेलते हैं क्रिकेट को। ठीक है ना। देखिए ऐसा है कि एम एस धोनी आईपीएल का भी चर्चा कर रहा था। आईपीएल का टाइटल इनके पास 5 है। ठीक है, आईसीसी का सारा ट्रॉफी जितने भी आईसीसी के ऑल ट्रॉफी अपने कैप्टेंसी में इन्होंने जीत के रखा है हुआ है। ठीक है, तो इनकी उपलब्धि बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो इनके अलावा हॉल ऑफ फेम एक देखिए सबसे बात जानते हैं, पहले जिस क्वेश्चन पे आते हैं। हॉल ऑफ फेम ये एक सम्मान है, कौन देता है? आईसीसी। ठीक है, एक सम्मान है एक तरह से। ठीक है, तो ये सम्मान एम एस धोनी को इस बार दिया गया है 2025 में, जिसका नाम है हॉल ऑफ फेम। किसका? आईसीसी हॉल ऑफ फेम। ठीक है, इनसे पहले ये इकलौते नहीं है, इनसे पहले और भी भारतीय प्लेयर्स हुए हैं। ठीक है, जिनको मिला, जैसे कपिल देव हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, अनिल कुंबले हो गए, वीरेंद्र सहवाग हो गए। ठीक है, तो ये प्लेयर जो है, जो जिनका हम लोग नाम ऑलरेडी जानते हैं, उनको ऑलरेडी मिल चुका है हॉल ऑफ फेम का, जो आईसीसी देती है। ये एक सम्मानजनक पद है। ठीक है, जो आईसीसी देती है। चलिए आगे। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस बंदरगाह में नए आईसीजी जेटी का उद्घाटन किया गया है? ठीक है,
तो देखिए इसका आंसर होगा विंझिंगम बंदरगाह। ठीक है, विंझिंगम बंदरगाह। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही रखने देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये जो है आप देख रहे हो ये कुछ नाम है। ठीक है, और नाम लोगों का नाम है, ये कोई बंदरगाह का नाम नहीं है, तो ये ऑब्वियस सी बात है। ये क्वेश्चन को हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आंसर लेकिन ये होगा विंझिंगम। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस बंदरगाह में नए आईसीसी जेट्टी का उद्घाटन किया गया था? विंझिंगम पोर्ट। ठीक है, और कहाँ है ये? केरल में। ठीक है ना, केरल में। इस क्वेश्चन को हम फिर से डिस्कस करेंगे अगले अगले क्लास में। आगे, हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वॉन द ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025? ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने कितने पदक जीते हैं ताइवान में? ठीक है देखिए टोटल ताइवान में जो ओपन एथलेटिक ओपन 2025 में भारत के पास कितने पदक है? तो 16। ठीक है, जिसमें से 12 स्वर्ण है। ठीक है, 3 रजत पदक है, रजत, और 1 क्या है? कांस्य है, कांस्य। ठीक है, यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है और वैसे ही ओलंपिक 2024 की बात करते हैं। यह ताइवान ओपन हो गया, ओलंपिक 2024 अभी हुआ था 2024 से पिछले साल ही। इसमें भारत के पास कितने पदक है? टोटल कितना मिला था? याद रखना, 6। टोटल कितने थे? 6। उसमें से 1 सिल्वर था, बाकी कांस्य था। 1 सिल्वर था, ठीक है, बाकी कांस्य पदक था, जिसको ब्रोंज कहते हैं। सिल्वर किसके हाथ लगा था? कोई बताएगा? सिल्वर जेवलिन थ्रो में मिला था। आप लोग देख लेना, आप लोग जानते होंगे, अच्छे से जानते हो उनको। ठीक है, बाल बड़े बड़े रखते हैं, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, ये लोग आप लोगों को तो पता होना चाहिए, ये तो हमेशा न्यूज में रहते हैं लोग। चोपड़ा। ठीक है, चलिए आगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? देखिए ये है क्या, पहले जानेंगे। ये तो स्वास्थ्य मंत्रालय से स्टार्ट किया गया था। देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये मातृत्व अभियान औरतों से रिलेटेड है, और लेडीज से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि लेडीज जो प्रेग्नेंट होती है उनके लिए क्या कहते हैं, मेडिसिन फ्री में, मुफ्त में। ठीक है, मेडिसिन, एम्बुलेंस, यानी कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर यानी 3 महीने बाद का। ठीक है, जब 3 महीने हो जाता है, 3 मंथ के बाद, आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ के हर 9 तारीख को महीने के हर 9 तारीख को फ्री जांच कैंप बैठता है। फ्री जांच कैंप, ठीक है ना, फ्री जांच कैंप बैठता है। ठीक है, उसमें आपका फ्री चेकअप होता है, फ्री का मेडिसिन मिलता है। ठीक है, और गवर्नमेंट इसमें कुछ पैसे भी देती है, 5,000 समथिंग करके है। ठीक है ना, और क्या कहते हैं, इसके अलावा एम्बुलेंस फ्री देती है, आपातकाल के लिए। ठीक है ना, एम्बुलेंस फ्री देती है। तो ये है सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रधानमंत्री का। ठीक है, ये पैसे क्यों देती है? पैसे इसलिए देती है कि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। ठीक है, इसमें इतना ही। MEM उद्योग गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? MEM, ठीक है, MEM मास्टर इन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यही होता है MEM का फुल फॉर्म।
ठीक है, मास्टर इन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एमई मुदो गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है। देखिए, इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। बार बार मैं स्विट्जरलैंड का चर्चा करता हूँ, स्विट्जरलैंड का, ठीक है, आप लोगों से। स्विट्जरलैंड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, और उसके मुख्यालय है, ठीक है, जैसे WTO हो गया, WHO हो गया, ठीक है। और क्या है, WTO, WHO, ILO है, ठीक है ना। WTO कहाँ है, WTO इसका फुल फॉर्म जान लो आप, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों का मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा में, ठीक है। और जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ऐसी ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर जिनेवा में, जिनेवा में, ठीक है, जो कहाँ आता है, स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे। थीटू द्वीप जो हाल ही में खबरों में रहा, किस क्षेत्र में स्थित है थीटू द्वीप। देखिए, इसका आंसर होगा दक्षिण चीन सागर, इन साउथ चीन ओशन में, ठीक है, साउथ ओशन, ठीक है, इसका आंसर यही होगा। देखिए, चाइना एंड फिलीपींस के पानी वाला जहाज थीटू आइलैंड पे लड़ाई के लिए भिड़ गए थे, ठीक है। ये थीटू आइलैंड है, जिसमें ये चाइना और फिलीपींस, ऐसे नहीं है, ठीक है ना, ऐसा है कि ये फिलीपींस है, मतलब दो देश है, और बीच में ये थीटू आइलैंड पड़ता है, और इनके जहाज भी आते हैं और इनके जहाज भी जाते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से ये चाइना जो है हमेशा कहता है कि ये मेरा पार्ट है, ठीक है, और जो ये जैसे ही इधर आता है थीटू आइलैंड की तरफ आता है तो चाइना वाला कहता है कि मेरा अधिकार इधर मत आओ, और लड़ जाते हैं। तो इसीलिए लेके ये क्या है, ये दक्षिण चीन सागर में पड़ता है, ठीक है, और थीटू द्वीप इसीलिए फेमस है, ठीक है, इसीलिए अभी हाल में चर्चा में था, ठीक है। चलिए आगे, इसमें इतना ही। न्यायमूर्ति NS संजय गौड़ा ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। न्यायमूर्ति NS संजय गौड़ा ने कौन से उच्च न्यायालय का क्या किया है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है, ठीक है। तो गुजरात होगा इसका आंसर, गुजरात, ठीक है, गुजरात का। देखिए, बात करें हम लोग हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट, तो देश में टोटल हाई कोर्ट कितना है, टोटल हाई कोर्ट 25, ठीक है। राज्य तो 28 है, कुछ यूटी भी है, यूटी यूनियन टेरिटरी जिसको कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, राज्य 28 है। तो हर ऐसा प्रावधान है कि हमारे देश में कि हर एक राज्य में क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट होना चाहिए सुनवाई के लिए। लेकिन हमारे देश में कितना है, टोटल 25 ही है। 25 क्यों, 25 इसलिए है क्योंकि बहुत सारे, मतलब कि और भी राज्य के, बहुत सारे अलग अलग राज्य के, जैसे 25 के अलावा कह रहा हूँ मैं, मतलब कुछ राज्य के, क्या है कि उनके जो हमारा न्यायिक जो काम है वो दूसरे राज्य पे डिपेंड है, ठीक है, दूसरे राज्य पे डिपेंड है। जैसे महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का कह लो, चाहे असम का कह लो, असम का कहोगे तो असम के आसपास के जितने भी राज्य हैं, ठीक है, सबका असम हाई कोर्ट से ही जुडिशरी का काम होता है, ठीक है। वैसे ही महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र में दमन दीव का हो गया, गोवा का हो गया, ठीक है, दमन दीव, गोवा,
ये छोटे छोटे जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनका जुडिशरी का अधिकार किसके पास है? महाराष्ट्र हाईकोर्ट के पास है। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही। आगे, भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इसका आंसर होगा शैलेश मेहता। क्या होगा? शैलेश मेहता। ठीक है ना, शैलेश मेहता। ठीक है। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप लोग याद रखना शैलेश मेहता को भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, आगे चलिए, इसमें आज का इतना ही। ठीक है, बाकी सारी क्लास हम आगे करेंगे, और बाकी जो बच गया आज के जो क्वेश्चन बच गया है उसको हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।